हे माय चैम्पियंस, वेलकम बैक टुडे। तो आज हम जो हमारा कंपनी एक्ट, जो हमने बिजनेस लॉ का एक टॉपिक कंपनी एक्ट स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये चैप्टर जो है एंड की तरफ है, जस्ट टू आई गेस 1 और 2 वीडियोस और ये क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। एंड ये चैप्टर मैंने इतने डिटेल में आपको कराया कि अगर आप सिर्फ ये लेक्चर्स देख करके जाते हो और आपने कभी कंपनीज एक्ट नहीं भी पढ़ा है, और जितनी मैंने आपको नोटिंग दी है, अगर आप वो नोटिंग भी फॉलो कर देते हो, तो आपका क्या है, एग्जाम में कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, काफ़ी हद तक अटेम्प्ट हो जाएंगे। एंड आपके पास कंटेंट भी होगा जो आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हो, अगर आप सिर्फ मेरे नोट्स को भी फॉलो करते हो तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गाइस। जहाँ तक मुझे याद है, हमने लास्ट क्लास में एमओए टॉपिक मैंने आपको प्रॉपर पूरा बता दिया था। एमओए टॉपिक में जितनी भी चीज़ें थी जितने भी क्लॉजेज होते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है। एमओए टॉपिक में एक बार रिवीजन दे देता हूँ। एमओए टॉपिक में जितने भी क्लॉजेज आते हैं, कंटेंट ऑफ एमओए, नेम क्लॉज मैंने आपको बता दिया था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बता दिया था, ऑब्जेक्ट क्लॉज बता दिया था, लाइबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड नॉमिनी क्लॉज, ये सब बता दिया था। इसके साथ मैंने आपको एक मॉडल टेबल भी बताई थी, मॉडल टेबल भी बताई थी ए से लेकर के ई तक, जो किसकी थी, कंपनी। जो इसमें बेसिकली मॉडल टेबल में क्या थे, ड्राफ्ट थे। किस चीज़ के ड्राफ्ट थे, एमओए के ड्राफ्ट थे। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के लिए ए से ई तक कैसे कहते हैं, मॉडल टेब वो दिए हुए थे, ड्राफ्ट ऑफ एमओए दिए थे। तो आप अपने हिसाब से कोई सेलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको खुद का एमओए नहीं बनाना है तो एमओए में आपको बताऊं तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना, इनका कंटेंट, क्योंकि कोई स्टडी बनेगी तो कहीं ना कहीं इनसे भी केस स्टडी बन सकती है। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज मैं आपको कराने वाला हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस करने से पहले आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज पे मैं आपको दोबारा से लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब ये टॉपिक क्या कहता है, इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज पता होना चाहिए। तो आपको पता है एक कंपनी के एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। आपको पता है हर कंपनी के पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। एंड ये ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली डिफाइन क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइन करता है पर्पस ऑफ द कंपनी को डिफाइन करता है, बेसिकली कि कंपनी का पर्पस क्या है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। और कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनी है, फॉर्मुलेट हुई है या फिर इनकॉर्पोरेट हुई है, उस चीज़ को कहाँ लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। तो कंपनी जो भी काम कर सकती है वो सारा कहाँ लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। लेकिन अगर क्या हो, कंपनी ऐसा कोई काम कर दे जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हो। सपोज एक कंपनी है, उसका काम है कि वो शूज़ मैन्युफैक्चर करती है। अगर मैं यहाँ पे आपको पूरा बताऊँ डिटेल में, ये कंपनी है, इस कंपनी का काम है शूज़ मैन्युफैक्चर करेगी और सेल करेगी, ठीक है। लेकिन ये कंपनी क्या करने लग जाती है, बैंकिंग का काम करने लग जाती है। लाइक ये मनी एक्सेप्ट भी करती है अपने शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर्स नहीं, जनरल पब्लिक से भी, और लेंड भी करती है उनको। तो ये क्या है, बैंकिंग का काम है। और उसका काम क्या है, मैन्युफैक्चर का काम है। उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि शूज़ को बेचेगी एंड सेल करेगी, लेकिन उसने काम क्या कर दिया, बैंकिंग का काम कर दिया। तो ये क्या है, उसके स्कोप से बाहर हो गया। यू गेटिंग इट, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ तक ही लिमिटेड था कि कंपनी इतना काम कर सकती है, लेकिन कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जा करके काम किया है। तो इसी केस में क्या आ जाता है, अल्ट्रा वायरस हो जाता है। इस काम को, अपने स्कोप से, अपनी पावर से बाहर के एक्ट को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। अब मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, लेकिन एक नोटिंग देता हूँ इसको लेकर के, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बेसिकली क्या कहता है। ये नोटिंग आपको एज अ इंट्रोडक्शन टू आप अल्ट्रा वायरस लिख सकते हो। सो द वर्ड अल्ट्रा means beyond and virus means power. Therefore अल्ट्रा वायरस, यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हो, therefore द टर्म, इसको ऐसे लिखना है, देयरफॉर द टर्म अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर।
नाउ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा वायरस बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू कंपनी। सो यहाँ पे लिख सकते हो, सो इन रिलेशन टू कंपनी द टर्म अल्ट्रा वायरस means beyond the power of company। नाउ इस स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है कि अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, ओके गाइस, एंड वायरस का मतलब क्या होता है, पावर, ओके गाइस। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड एंड वायरस मतलब होता है पावर। तो अगर इन दोनों को, अल्ट्रा वायरस को साथ में इंक्लूड करें, देयरफॉर द टर्म अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर। देयरफॉर अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है, बियॉन्ड द पावर, मतलब पावर्स के बाहर जा करके। अब हम अल्ट्रा वायरस किस रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, कंपनी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। सो इन रिलेशन टू कंपनी, कंपनी के रिलेशन में क्या होता है, द टर्म अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी के रिस्पेक्ट में अल्ट्रा वायरस का मतलब है ऐसे काम या फिर ऐसे एक्ट जो कि क्या है, बियॉन्ड है किसके, पावर के ऑफ कंपनी, कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, कंपनी के पावर के बाहर है। उन एक्ट्स को क्या कहते हैं, बेसिकली अल्ट्रा वायरस कहते हैं, ओके गाइस। अब इसको एक और जनरल पॉइंट देता हूं मैं आपको इसके बारे में। अब आपको पता है द पावर ऑफ कंपनी इज derived from its MOA। Therefore, any MOA, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। MOA के साथ साथ आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, derived from its MOA and Companies Act, okay guys। Therefore any act done beyond this is ultra virus, okay guys। इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। द पावर ऑफ द कंपनी इज डिराइव फ्रॉम इट्स एमओए और कंपनीज एक्ट। तो आपको पता है कंपनी की पावर कहाँ लिखी हुई है, उसके या तो एमओए में लिखी होगी और कंपनीज एक्ट में लिखी होगी, ठीक है। कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, उसकी पावर क्या है, वो कंपनी के एमओए में होगा और कंपनीज एक्ट में होगा, क्योंकि इससे बाहर तो कंपनी जा ही नहीं सकती ना। कंपनीज एक्ट तो क्या है, गवर्निंग एक्ट है, इसके बाहर तो कंपनी काम कर ही नहीं सकती। लेकिन क्या है, एमओए में क्या है, कुछ कुछ चीज़ें कंपनी लिखती है, हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है। तो कंपनी की पावर कहाँ से डिराइव होती है, उसके एमओए और कंपनीज एक्ट से। तो देयरफॉर कोई भी एक्ट डन बियॉन्ड दिस, इन दोनों के बियॉन्ड कोई भी एक्ट किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, अल्ट्रा वायरस कहा जाएगा। अब मेरे को लगता है कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत है इसको लेकर के, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को लेकर के। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट केस लॉ समझाने वाला हूँ कि जहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला था। बहुत ही फेमस केस लॉ है गाइस, यही केस लॉ है जहाँ से ये चीज़ क्या है निकल करके आई थी। तो इस केस लॉ का नाम है, आप इसको याद भी कर लेना, पूरा मैं उसमें लिखता हूँ, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, CHE गाइस, रिची RICHE है गाइस। इसको और थोड़ा बोल्ड करने के लिए ये लिख देता हूँ, ओके। अब आप समझ रहे होंगे, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। तो इस केस लॉ में बेसिकली क्या हुआ था, आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। तो ये एक थी एशबरी रेलवे कंपनी, ठीक है, ये थी कंपनी, और ये था एक बंदा रिची, ओके गाइस। तो इस कंपनी को क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था बेसिकली
रेलवे ट्रैक्स बनाने का, ठीक है। तो बेल्जियम गवर्नमेंट थी, इसको मान करके चलो, बेल्जियम गवर्नमेंट, ओके गाइस, ये थी बेल्जियम गवर्नमेंट। तो इस गवर्नमेंट ने इसको क्या दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, पॉसिबल नहीं था, बिकॉज कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। तो इस कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया था, रिची को ट्रांसफर कर दिया था। रिची इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने वाला था, पूरा करने वाला था। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेल्जियम गवर्नमेंट का था, क्या करने का, हमें रेलवे ट्रैक्स बनाने थे। इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूँ और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा गाइस। सो गाइस ये रहा, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्या थी, बेल्जियम गवर्नमेंट थी, बेल्जियम गवर्नमेंट। तो बेसिकली इस गवर्नमेंट ने कंपनी को दिया था क्या, रेलवे ट्रैक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और रेलवे लाइंस। तो कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसको ट्रांसफर कर दिया था, रिची को दे दिया था। यही कॉन्ट्रैक्ट रिची को दे दिया था, ठीक है। अब रिची इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने वाला था, पूरा करने वाला था। लेकिन अब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, बेल्जियम गवर्नमेंट ने दे दिया था, और रिची इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने वाला था, पूरा करने वाला था। तो अब गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है। अब इस केस में क्या हुआ था, गवर्नमेंट एंड रिची के बीच में पूरा केस हुआ था। तो क्या हुआ कि रिची के पास पैसा नहीं था, तो कंपनी ने क्या किया, रिची को क्या कर दिया था, फंड्स ट्रांसफर कर दिए थे, ओके गाइस, पैसा दे दिया था रिची को। अब रिची इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने वाला था, पूरा करने वाला था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या क्या लिखा हुआ था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या क्या लिखा हुआ था, आपको मैं आपकी बुक से ये चीज़ क्या करता हूँ, रीड करवा देता हूँ, बस लिखने का कोई सेंस नहीं है मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आपको रीड करवा करके दे देता हूँ आपके मॉड्यूल से। तो ये था कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या क्या लिखा हुआ था, टू मेक, सेल और लैंड और हायर रेलवे कैरेज एंड वेगन्स, यानी रेलवे कैरेज को और वेगन्स को क्या करना था, बनाना, सेल करना या लैंड करना है किसी भी टाइम पे, ओके गाइज। टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर को लेकर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो करने थे, और इसके रिलेटेड ही जनरल कोई कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकती थी, ठीक है। टू परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस, ठीक है। माइंस को भी क्या कर सकती थी, परचेज कर सकती थी, लीज कर सकती थी, सेल कर सकती थी कंपनी अपने नाम पे, ओके। और लास्ट क्या काम था, परचेज एंड सेल मर्चेंट्स और एजेंट्स, कोल, टिम्बर, मेटल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज के काम भी क्या कर सकती थी, कंपनी कर सकती थी। लेकिन ये तो क्या था, कंपनी का ऑब्जेक्ट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ कि कंपनी का ऑब्जेक्ट ये था, लाइक ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये काम लिखे हुए थे। लेकिन अब इस केस में कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने रिची को क्या कर दिया, फंड्स ट्रांसफर कर दिए। अब फंड्स ट्रांसफर करना यानी ये क्या हो गया, एक तरीके की लैंडिंग हो गई। तो लैंडिंग कंपनी के ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखी हुई थी कहीं भी। आपने जितने भी अभी तक पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज में जितने भी पॉइंट्स थे वो क्या थे, उसमें कहीं भी लैंडिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। लैंडिंग या फिर इसको आप कह सकते हो फाइनेंसिंग के बारे में कोई भी क्लॉज नहीं था, ओके। बट इसमें क्या कर दिया था, फंड्स ट्रांसफर कर दिए थे कंपनी ने, रिची को क्या कर दिया, फंड्स ट्रांसफर कर दिए थे। अब रिची ये चीज कह रहा है कि कंपनी के क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने आपको दिखा ना ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा होता है। लेकिन ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली कोर्ट ये कहती है कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में ये फंड ट्रांसफर वाला, ये फाइनेंसिंग या लैंडिंग वाली एक्टिविटी नहीं इंक्लूड होती है। तो इस वजह से ये क्या था, कंपनी के स्कोप से बाहर था। तो अब कंपनी ने क्या कहा, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने बोला, कंपनी के शेयर होल्डर्स आए एंड कंपनी के शेयर होल्डर्स ने बोला कि ये जो फंड्स ट्रांसफर किया हुआ है, शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टेड दिस, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्ट किया इस फंड्स ट्रांसफर को कि ये क्या है, कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है ये काम, ठीक है। तो फिर कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने सोचा कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को सबको साथ में मिलाता हूं और क्या कर देता हूं, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है क्या कर देता हूं, रेटिफाई कर देता हूं। रेटिफाई मतलब अमेंडमेंट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये फंड्स ट्रांसफर करने वाली चीज भी डाल देता हूं। लेकिन कोर्ट ने इस चीज के लिए भी क्या किया हुआ है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड, लाइक जो अल्ट्रा वायरस एक्ट है। अब ये अल्ट्रा वायरस एक्ट कैसे बना, अगर आप ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करो गाइज, तो क्या है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये फंड्स ट्रांसफर वाली एक्टिविटी नहीं है। तो अब ये कंपनी की पावर जो है, ये सारी कंपनी की पावर्स है, इस पावर्स के बियॉन्ड ये एक्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। ये क्या हो गया, अब अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया। अब जब ये अल्ट्रा वायरस एक्ट बन गया है
तो कंपनी ने क्या सोचा कि मैं अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को रेटिफाई कर देती हूँ या फिर इसको ऑल्टर कर देती हूँ। ऑल्टर मतलब मॉडिफाई कर दिया। उसने सोचा कि मैं अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये वाला क्लॉज भी डाल देता हूँ, भाई मेरी कंपनी है, मेरा एमओ है, तो मैं शेयर होल्डर की मदद से क्या कर देता हूँ, एक एसआर पास कर देता हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसकी आपको बताया था मैंने 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेकर के मैं अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कर देता हूँ, रेटिफाई कर देता हूँ। लेकिन ये कंपनीज एक्ट ने स्ट्रिक्ट प्रोहिबिट किया हुआ है कि कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट को आप वो नहीं कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज को रेटिफाई नहीं कर सकते हो अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया था, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या है करके कंपनी को अब क्या हुआ था कि ये जो है रिची को जो है फंड्स ट्रांसफर किए थे, ये फंड्स जो है ये रिची को वापस क्या करने पड़ रहे थे, ट्रांसफर करने पड़ गए थे। तो दिस वाज द पूरा केस लॉ। इस केस में क्या हुआ था कि ये कंपनी, अब मेन केस लॉ ये नहीं है, मेन केस लॉ ये है क्योंकि यहाँ आपको वो करना है, अल्ट्रा वायरस समझना है। तो अल्ट्रा वायरस क्या हुआ था कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कहीं भी एक एक्टिविटी नहीं लिखी हुई थी, लाइक फंड्स ट्रांसफर करने वाली या फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं लिखी हुई थी, लेकिन कंपनी ने वो काम क्या कर दिया था, रिची को कर दिया था, रिची को फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर दी थी। तो जस्ट बिकॉज की फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं थी, तो दैट्स वाई दिस एक्ट बिकम द अल्ट्रा वायरस एक्ट। ये काम क्या अल्ट्रा वायरस एक्ट बन गया था। तो अब कंपनी ने ये सोचा था कि मैं अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर कर दूंगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन ये स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायरस एक्ट के केस में आप एमओए को क्या कर सकते हो, ऑल्टर नहीं कर सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ था, फिर कंपनी इस रिची को वापस क्या फंड्स ट्रांसफर करने पड़ गए थे कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने बोला कि यार शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इसको। फिर शेयर होल्डर्स का ट्राई किया कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रेटिफाई करते हैं, लेकिन वो भी प्रोहिबिटेड था। इस वजह से क्या है, रिची को वापस करने कर रहे फंड्स। तो मेन आपको यही चीज समझानी थी यहाँ पे कि ये जो फंड्स ट्रांसफर वाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये क्या हो गई थी, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गई थी। दैट्स वाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था इस केस में, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। सो इस केस में कोर्ट डिसाइडेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने आपको बोला था ना कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ था कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये चीज़ लिखी हुई थी इस वाले पॉइंट में कि यहाँ पे कंपनी क्या है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप अपने मॉड्यूल में से ये चीज़ देख लेना उठा करके, जब पढ़ोगे तो साथ में लेकर के बैठना, तो उसमें देख लेना कि कंपनी के एमओए में क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ था सेकेंड वाले पॉइंट में कि कंपनी क्या कर सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो कर सकती है, बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है, मतलब वो कर सकती है, बिजनेस कर सकती है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, लाइक फिर इस ऋषि ने बोला था ना कि जो ये फंडिंग वाली एक्टिविटी है, फंड्स ट्रांसफर वाली, ये क्या एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वो इसको ऑब्जेक्ट क्लॉज में फिट करना चाह रहे थे इस फंड्स ट्रांसफर को, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ। तो फिर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने डिसाइड किया द कंपनी could not finance the construction of a railway line by alleging that such a business falls under the business of general contractors। ओके गाइस, तो कंपनी ने इस केस में दो चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो क्या है, फंड्स ट्रांसफर हुए थे। अब ये फंड्स ट्रांसफर क्या था, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर था। तो कंपनी ने इस फंड्स ट्रांसफर वाली एक्टिविटी को मतलब एक तरीके से लीगल ठहराने के लिए दो अटेम्प्ट लिए थे। सबसे पहला अटेम्प्ट क्या था, उसने सोचा कि मैं इस ट्रांजेक्शन को जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिट कर देती हूँ, ठीक है। तो बट जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिट नहीं हुआ। उस केस में क्या हो गया था, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था कि कंपनी ये इसको जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के वो अंदर नहीं डाल सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को। ओके गाइज, तो ये वाला पॉइंट हुआ था एक। एंड सेकंड थिंग, कंपनी ने इस चीज को, इस फंड्स ट्रांसफर को करेक्ट करने के लिए क्या किया था, पहला तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाले काम केस में इसको फिट करने का ट्राई किया, ठीक है। सेकंड क्या किया था, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करने का ट्राई किया था। लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज भी क्या है, स्ट्रिक्टली ऑल्टर नहीं हो सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है, ठीक है। तो ये केस में दो चीजें हुई थी, ठीक है। सबसे पहले तो फंड्स ट्रांसफर करता था जो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर था। सेकंड, इसको क्या कर रहा था, मतलब लीगल ठहराने के लिए
लीगल दिखाने के लिए कंपनी ने 2 अटेम्प्ट किए। एक तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया, जो कि उसके मेमोरेंडम में वर्ड लिखा हुआ था जनरल कॉन्ट्रैक्ट, पर कोर्ट ने सीधे साफ साफ बोल दिया कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे, मतलब इसको वो नहीं शो कर सकती है कंपनी, इस एक्ट को जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं शो कर सकती है। इस वजह से क्या है कि ये कंपनी फाइनेंस नहीं कर सकती है, मतलब कंपनी ने खुद नहीं बनाया, कंपनी ने फाइनेंस किया ना इस एक्ट को। अब रिची ने क्या किया था, ये रेलवे लाइंस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था ये किसने पूरा किया था, रिची ने पूरा किया था, लेकिन कंपनी ने क्या फंड्स ट्रांसफर करे थे। तो ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाले को कोर्ट ने उसको बेस लेकर के इसको अल्ट्रा वायरस एक्ट बोल करके इसका क्या कर दिया था कि इसको जजमेंट पास कर दी थी। सेकंड चीज़ की ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी वो नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो 2 चीज़ हुई थी इस केस में, ठीक है। अब आपको मैं क्रक्स बता देता हूँ इसका, ऑब्जेक्ट क्लॉज से आपको क्या मेन चीज़ जो है वो याद रखनी है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। 1 मिनट गाइस। सो क्रक्स में आपको गाइस 3 पार्ट में दूंगा इसके। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, लिखवा देता हूँ इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसमें आप इफेक्ट्स लिख लो कि अल्ट्रा वायरस के इफेक्ट्स क्या होते हैं। आपको ये सारे पॉइंट याद करना है गाइस। तो सबसे पहला है वॉइड एब इनिशियो। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ही होगा। वॉइड एब इनिशियो क्या होता है कि जो क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, लाइक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। वॉइड आपको पता है, एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से। तो ये कहता है द अल्ट्रा वायरस acts are null and void ab initio that is such act is ineffective from its beginning। ओके गाइस, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉइड एब इनिशियो क्या कहता है, जो अल्ट्रा वायरस एक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नल होते हैं, एंड वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सच एक्ट इज इनइफेक्टिव, ये एक्ट इनइफेक्टिव होते हैं फ्रॉम इट्स बिगनिंग, अपनी स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं एक्ट एब इनिशियो होते हैं, नल एंड वॉइड एब इनिशियो होते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है इसका। सेकेंड आपको पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, नो रैटिफिकेशन। अब ये पॉइंट क्या कहता है, एन अल्ट्रा वायरस एक्ट कैनॉट बिकम वैलिड by any kind of ratification। रेटिफिकेशन इज रेक्टिफिकेशन आप कह सकते हो इसका मतलब। तो एक अल्ट्रा वायरस एक्ट, मैंने आपको बताया था ना कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसके बाद भी क्या हुआ था कि प्रोहिबिट किया था उसको, इसीलिए बोलते हैं कि नो रेटिफिकेशन। एक अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन नॉट बिकम वैलिड, एक अल्ट्रा वायरस एक्ट वैलिड नहीं हो सकता है, चाहे कि आप क्या कर लो, कोई भी रेटिफिकेशन यानी कोई भी रेक्टिफिकेशन कर लो आप एमओए में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके या फिर कुछ भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, वैलिड नहीं कर सकते हो। ओके गाइस, ठीक है, ये होता है। तो ये 2 इफेक्ट आपको याद रखने हैं। थर्ड चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, ठीक है गाइस, इसमें आप एक और चीज़ लिख सकते हो इसमें, बिकम वैलिड बाय एनी काइंड ऑफ रेटिफिकेशन इवन इफ the rectification is passed by unanimous decision of all the members of
कंपनी। इसका मतलब ये है कि अगर इवन इफ की जो रेक्टिफिकेशन है वो किसने पास किया हो यूनानिमसली, मतलब किसी ने बिना ऑब्जेक्शन के ही क्या कर दिया हो, सारे मेंबर्स ने कंपनी के पास कर दिया हो, तब भी जाकर के क्या है, रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है, आपको एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो। एन एक्ट विच इज ultra virus the director but intra virus the company can be ratified by members of a company through a resolution passed at जनरल मीटिंग। मैं जनरल मीटिंग इसका जीएम लिख रहा हूँ। एक और पॉइंट मैं आपको इसके बारे में लिखा देता हूँ, फिर आपको दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स बट इंट्रा वायरस द कंपनी can be ratified by altering the article by a special resolution at a general मीटिंग। ओके गाइस, अब मैं इसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक एक्ट जो कि अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर है, अल्ट्रा वायरस मतलब क्या है, बियॉन्ड पावर ऑफ व्हाट, बियॉन्ड पावर ऑफ द डायरेक्टर, बट क्या है, इंट्रा वायरस है, यानी विद इन द पावर ऑफ क्या है, कंपनी है। मतलब एक कोई ऐसा काम जो डायरेक्टर की औकात के बाहर है लेकिन कंपनी की औकात के अंदर अंदर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, उस एक्ट को हम रेटिफाई कर सकते हैं। सारे मेंबर्स अगर क्या करें, एक रेजोल्यूशन पास करें जनरल मीटिंग में। अब इसका एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज ये एक कंपनी है, इस कंपनी के जो एमओए है, ये एमओए है, इस एमओए में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है 20 लाख का, एंड जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोन ले सकते हैं 15 लाख का। ओके गाइस, तो ये क्या है, इसका एमओए में लिखा हुआ है। लेकिन अब इस कंपनी का ये जो डायरेक्टर होता है, ये डायरेक्टर क्या ले लेता है, लोन ले लेता है अपने नाम पे 19 लाख का। ओके गाइस, 19 लाख का लोन लेता है। अब ये 19 लाख का लोन जो डायरेक्टर ने लिया है, और डायरेक्टर की एमओए में लिमिट क्या थी, 15 लाख, तो ये क्या हो गया, ये 19 लाख और ये 15 लाख एक्सीड कर गया, तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया, अल्ट्रा वायरस हो गया। लेकिन अल्ट्रा वायरस किसके लिए है, कंपनी के लिए नहीं है, डायरेक्टर के लिए है, क्योंकि डायरेक्टर ने अपनी लिमिट जो है वो ब्रीच करी है। तो ये क्या है, अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर है, ये इसको डायरेक्टर नाम दे दो, तो ये अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर है। लेकिन कंपनी के लिए क्या है, इंट्रा वायरस है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम जो अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर है बट इंट्रा वायरस टू द कंपनी है, वो क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। अब इस केस में क्या है कि अगर ये कंपनी के सारे, इस कंपनी के सारे मेंबर्स जो भी होंगे, जो भी मेंबर्स हैं, वो क्या है, एक रेजोल्यूशन पास कर दें और इस 15 लाख को क्या कर दें, 20 लाख लिख दें, लिमिट को चेंज करके 20 लाख कर दें, तब ये जाकर के क्या है, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं कहलाया जाएगा। ओके गाइस, तो इस केस में क्या है कि अब मैंने आपको बताया ना कि कंपनी के केस में अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको लिखवाया था नो रेटिफिकेशन। लेकिन नो रेटिफिकेशन किस लिए, क्योंकि अल्ट्रा वायरस जो कंपनी के लिए है। अब ये ऐसा नहीं है कि मान लो कंपनी ने अगर 25 लाख का लोन ले लिया होता अपने नाम पे, तो ये 20 लाख की लिमिट एक्सीड हो जाती, तो इस केस में रेटिफिकेशन अलाउड नहीं होता। लेकिन ये काम क्या था, ये काम था अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर था। ओके गाइस, यू गेटिंग इट। तो वो वाले एक्ट क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, किसके थ्रू, रेजोल्यूशन पास करके। अब सिमिलरली वही एक एक्ट जो अल्ट्रा वायरस है, किसके लिए, आर्टिकल्स के लिए, यानी कंपनी की जो ऐसे एमओए होता है ना, वैसे एक डॉक्यूमेंट होता है गाइस, एओए। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एओए डॉक्यूमेंट। तो इस एओए डॉक्यूमेंट में भी क्या है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो इस रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर कोई काम कंपनी करती है
तो वो काम भी क्या कर सकती है, कंपनी रेटिफाई कर सकती है। तो यही बोलना चाह रहा है कि इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल, मतलब कंपनी के आर्टिकल के बाहर तो है लेकिन क्या है, इंट्रा वायरस है, यानी विद इन द पावर है कंपनी के। यू गेटिंग इट? अल्ट्रा वायरस एंड इंट्रा वायरस। इंट्रा वायरस, अल्ट्रा मतलब हो जाता है बियॉन्ड, एंड उसका अपोजिट इंट्रा का मतलब क्या हो जाएगा, विद इन। तो ऐसा क्या कि बियॉन्ड द पावर्स एंड विद इन द पावर्स। तो ये कह रहा है कि एक अल्ट्रा वायरस एक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स है कोई काम, लेकिन विद इन द पावर ऑफ कंपनी है, तो वो काम भी क्या है, हम रेटिफाई कर सकते हैं। क्या हमारे जो आर्टिकल है, ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको क्या कर सकते हैं हम, ऑल्टर कर सकते हैं, ऑल्टरिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, किसमें, जनरल मीटिंग में। तो ये वाले जो थे 2 मेन पॉइंट थे, ये भी आप याद कर सकते हो। और इसमें आपको मैं थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लाइक केस स्टडी के लिए आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। वैसे आपकी बुक में इतना ही टॉपिक है, बट और मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ सो दैट आप केस स्टडी अच्छे से काम कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। तो मैं आपको थोड़ा बहुत और एडिशनल पॉइंट्स करा देता हूँ। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी लिखता है तो मैं, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। गाइस ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है क्रक्स में, कि पहला पॉइंट कि अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर एंड अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल, ये वाला पॉइंट याद कर लेना। नो रेटिफिकेशन वाला पॉइंट याद कर लेना। और एक पॉइंट जो मैंने आपको पीछे करवाया था कि वॉइड एब इनिशियो होती हैं, जो जनरल मतलब ये अल्ट्रा वायरस एक्ट जो होते हैं ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो ये पॉइंट्स, तो आपको ये पॉइंट कहीं भी उसका क्वेश्चन आता है तो ये 4 पॉइंट्स तो लिखना है। 4 में से पहले 2 तो लिखने ही लिखने हैं, रेटिफिकेशन वाला और वॉइड एब इनिशियो वाला। ओके गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। बेसिकली थर्ड पार्टी में किसकी बात हो रहा है कि कंपनी है, तो ये कंपनी ने क्या किया है, ये एक्ट कर दिया है बियॉन्ड द अपने एमओए, ठीक है ना, एमओए के बाहर जाकर के काम कर दिया। तो जो थर्ड पार्टीज, जिन पार्टी ने सफर किया है, तो ये सफरिंग पार्टी की बात कर रहा है। थर्ड पार्टी क्या है, सफरिंग पार्टी है। ये कंपनी ने, मान लो इन थर्ड पार्टी ने क्या है, इनको लोन लिया था, ठीक है, इस कंपनी को लोन दिया था, एंड कंपनी ने लोन यूटिलाइज कर दिया है अपने एमओए के बाहर जाकर के किसी ऐसे काम के लिए जो उसके ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ था। तो उस केस में इन पार्टी के पास क्या ऑप्शन होगा, वही चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बहुत ही उसमें आपको बहुत ही कंसाइज करके मैं इस चीज़ को बताऊंगा। तो बेसिकली राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, तो सबसे पहला राइट क्या हो जाता है हमारा, स्यू द डायरेक्टर। कंपनी क्या कर सकती है, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या कर सकती है, स्यू कर सकती है। स्यू मतलब उनके नाम पे केस फाइल कर सकती है। एंड डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, उनको ऑब्वियसली रिफंड करना पड़ेगा, या उनकी जो भी इनके वो हुए हैं राइट्स को वो किया है, मेरे को करेक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, जो भी ब्रीच करा है, हाँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है डायरेक्टर ने ये काम करके बियॉन्ड द पावर जा करके, उस केस में क्या है, कंपनी को मतलब डायरेक्टर्स को, इन पर्सनस को क्या करना पड़ेगा, रिलीफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। और जो भी अगर लॉस सस्टेन किए हैं इन्होंने, तो डायरेक्टर्स को वो भी क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। सेकंड काम जो कर सकते हैं थर्ड पार्टीज, वो क्या कर सकते हैं, इंजंक्शन, ठीक है ना। तो इंजंक्शन है गाइस, एंड लिखना मैं भूल गया, इंजंक्शन। तो बेसिकली इंजंक्शन क्या होता है, ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर होता है। बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे एक कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी ने क्या कर दिया, इस लोन को क्या कर दिया, अपनी बियॉन्ड जा करके, अपनी पावर्स के बियॉन्ड जा करके क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। तो यूटिलाइज कर दिया, तो अब ये लोग हैं, ये तो बोल नहीं सकते कंपनी में जा करके सीधे कंपनी के क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेक करने लग जाए कि ये लोन कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है। तो ये लोग क्या करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, एंड कोर्ट क्या कर सकता है, उनको एक ऑर्डर दे सकता है, लिख करके एक ऑर्डर दे सकता है कि ये इन पर्सन के पास है राइट टू इंक्वायरी, या फिर कोर्ट क्या करेगा, अपने पर्सन भेज करके इस चीज़ की इंक्वायरी करेगा कि अमाउंट कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि ये ट्रेसिंग ऑर्डर कह सकते हैं हम इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ट्रेसिंग ऑर्डर। तो बेसिकली कोर्ट से क्या ये पर्सन ट्रेसिंग ऑर्डर लेके आ सकते हैं, कि ट्रेस कर सकते हैं कि भाई ये फंड कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है, क्योंकि इनके पास अब इंडिविजुअल इतनी पावर नहीं है, तो वो कोर्ट की हेल्प लेकर के, पावर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंजंक्शन, ओके। और थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं वो, थर्ड ये क्या कर सकते हैं, सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन के केस में क्या हो जाता है, बेसिकली गाइस आपको मैं थोड़ी सी केस स्टडी बता देता हूँ इसकी। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, तो एक कंपनी है, ये मिस्टर ए था, ठीक है, मिस्टर ए था, एंड ये था कंपनी के क्रेडिटर। तो मिस्टर ए ने कंपनी को दिया 5 लाख रुपए, ओके गाइस, और कंपनी ने क्या कर दिया, इसको पे कर दिया इस पैसे से, ठीक है।
ये 5 लाख से कंपनी ने अपने क्रेडिटर को पे कर दिया, जो कि क्या है, कंपनी के एमओए के बाहर है। ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है कि किसी का बोरोड मनी आप क्रेडिटर को यूज करने में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अभी क्रेडिटर क्या है, इनको पैसा मिल गया तो कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन ये क्या है, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया, तो अब मिस्टर ए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। तो दैट इज सब्रोगेशन की ऐसे केस में मिस्टर ए क्या बन जाएगा, ये लेंडर जो है ये क्या बन जाएगा, कंपनी की इसके क्रेडिटर बन जाएगा। अब क्रेडिटर बन जाएगा तो कंपनी की लायबिलिटी में शो होगा, ठीक है। तो उस तरीके से अब इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड इसके पास क्या होगा, राइट होगा, मतलब पैसा रिसीव करने का। ओके गाइस, अब एक और जो चीज़ है वो कर सकती है, थर्ड फोर्थ आई गेस, राइट ऑन परचेज ऑफ एसेट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं गाइस कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी के पास ये पावर्स हैं। अगर आपके एमसीक्यूज में या फिर कहीं पे भी केस स्टडी में कहीं भी छोटा सा ऐसा पॉइंट दिखता है तो आप इस चीज़ के बारे में भी लिख सकते हो। राइट ऑन परचेज ऑफ एसेट बेसिकली क्या है कि अगर एक कंपनी ने इस पैसे से, इस 5 लाख से क्या है, कोई एसेट परचेज कर लिया है, ठीक है। अब क्या है, एसेट परचेज कर लिया और ये एसेट परचेज करके क्या है, कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। सपोज उसके एमओए में ये पावर नहीं थी तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया। तो अब इस एसेट के ऊपर अब इस पर्सन को तो इसका पैसा वापस चाहिए, तो ये क्या करेगा, कंपनी को वापस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्ट किया है इसने, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है, तो कंपनी को इसका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो लेकिन कंपनी इसको, क्योंकि कंपनी का पैसा लगा है, कंपनी के नाम पे ये एसेट है, तो ऐसे केस में क्या है, मिस्टर ए का भी क्या हो जाएगा, इसमें इसके ऊपर क्या हो जाएगी, ओनरशिप हो जाएगी, इसके ऊपर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब भी कंपनी ये एसेट को डिस्चार्ज करेगी या फिर इस एसेट को बेचेगी तो सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा, मिस्टर ए को मिलेगा, तो इसका राइट हो जाएगा इसके ऊपर। तो यही होता है राइट ऑन परचेज ऑफ एसेट। ओके गाइस, तो यही था हमारा एमओए, मतलब एमओए हम कर चुके थे। इसके साथ का ये एक टॉपिक था, क्या है, अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको समराइज कर देते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैंने आपको कराया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए थे, एक ये पॉइंट था एंड ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट्स थे। फिर मैंने आपको इस चीज़ के लेकर के करवाया था एक केस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जहाँ से कि क्या हुआ था, पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस निकल करके आया था। तो दिस वाज द केस स्टडी गाइज, ये हमारी पूरी केस स्टडी थी, ये हमने करी थी और यही केस लॉ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसी का सिमिलर नाम चेंज कर देगा, ऐसे ही कुछ काम करेगा जिसमें क्या है कि कंपनी अपने स्कोप से बाहर जा रही होगी, तो उसकी केस पे क्या हो जाता है, अल्ट्रा वायरस एक्ट के प्रोविजंस लग जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस में आपको ये वाली चीज़ जरूर याद रखनी है गाइस कि वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको जो इसमें याद रखना है वो है नो रेटिफिकेशन वाला पॉइंट, कि रेटिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर होते हैं, लेकिन इंट्रा वायरस टू द कंपनी होते हैं, वो क्या है, रेटिफाई कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टर की पावर के बाहर लेकिन कंपनी की पावर के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है कि अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल, मतलब आर्टिकल्स की पावर के बाहर लेकिन इंट्रा वायरस टू द कंपनी, कंपनी के पावर्स के अंदर, तो वो चीज़ भी क्या होते हैं, वो एक्ट भी क्या है, रेटिफाई कर सकते हैं उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टीज के पास क्या क्या राइट होते हैं, वो डायरेक्टर को स्यू कर सकते हैं, इंजंक्शन लेकर के आ सकते हैं कोर्ट से, सब्रोगेशन कर सकते हैं एंड राइट ऑन द परचेज ऑफ एसेट, एसेट के ऊपर उनका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। सो बेसिकली यही था हमारा अल्ट्रा वायरस में, एंड इसके रिलेटेड कोई भी केस स्टडी हो, कोई भी डाउट हो, आप गाइस कमेंट में वो चीज़ डाल सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका डाउट हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।